हाँ हाँ। लाइव हो गया। नेटवर्क इशू है। चलिए, गुड इवनिंग इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? पहले आप लोग देख लोगे। ऑडियो वीडियो सारा क्लियर है? ऑडियो वीडियो देख लेंगे, सारा क्लियर है ना? ओके। ओके, चलिए। तो जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री और ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर को, हम लोग देखेंगे कि जो पहला चैप्टर है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना? आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ केमिस्ट्री, है ना, का सबसे पहला जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हिंदी में कहा जाता है पदार्थ की ठोस अवस्था, ठीक है ना? पदार्थ की ठोस अवस्था। तो जैसा कि आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो, ठीक है ना, कि पदार्थ अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि पदार्थ आखिर होते क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे पदार्थ को। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि पदार्थ यानी मैटर आखिर होता क्या है। सारे बच्चों को मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं, आज से हम लोग क्लास 12 के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, है ना? और फिर कंटिन्यू आपका 8 बजे से क्लास, आपका लाइव क्लास कंटिन्यू यूट्यूब पे चलता रहेगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में, क्लास 9th में आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा कि वे सारी वस्तुएं जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे और जिसे अपने सेंसिटिव ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा फील कर सके, वे सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये आपका कह सकते हो मार्कर है, इसको हमने उठाया, भारी लगा, दैट मीन्स इसमें भार है। स्किन के थ्रू इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। उसके अलावे ये कुछ ना कुछ जगह क्या कर रहा है? छेक रहा है, दैट मीन्स ये पदार्थ है। तो पदार्थ का डेफिनेशन जो हम लोग तैयार करते हैं, है ना, कि वे सारी वस्तुएं जिसमें भार हो, याद रखेंगे, भार हो दैट मीन्स वजन हो, उसमें कुछ ना कुछ वजन हो, जो स्थान घेरता हो, कुछ ना कुछ स्थान ऑक्यूपाई करे, ओके ना, तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सके, अपनी
ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सके, ठीक है ना, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सके, वह पदार्थ कहलाती है। अब सबसे पहला सवाल है, ठीक है ना, सबसे पहला सवाल है यहाँ पे कि पदार्थ आखिर कितने प्रकार के होते हैं। कभी कभी ये सवाल आता है और आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करते हो कि आखिर पदार्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, है ना, तो जनरली हम जवाब देते हैं कि सर पदार्थ जो होता है तीन प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं ठोस, एक को कहते हैं द्रव और एक को कहते हैं गैस। दैट मीन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग जनरली पदार्थ के प्रकार के बारे में जहां भी हमसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, जहां भी आपसे सवाल कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बेहिचक बोल देते हो सर कि पदार्थ जो होते हैं ना वो तीन प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं ठोस, एक को कहते हैं द्रव और एक को कहते हैं गैस। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है ना, एक प्लाज्मा होता है और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। तो जनरली हम लोग तीन के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठोस, द्रव और गैस के बारे में, ओके ना। लेकिन कभी-कभी जो होता है पदार्थ के प्रकार के बारे में जो आप ये बता रहे हो, गुड इवनिंग, पदार्थ के प्रकार के बारे में जो आप बता रहे हो कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, आखिर कौन से आधार पे बताया गया, कौन से बेसिस पे बताया गया है, ठीक है ना। तो अगर आपसे बोले कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे कोई सवाल करे अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा पदार्थ के जो प्रकार हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना, वह देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, अवस्था के आधार पर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। ठोस, द्रव, गैस। हालांकि हमने बोला क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा पदार्थ का चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है, फिफ्थ अवस्था को कहा जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन अभी फोर्थ और फिफ्थ स्टेट के बारे में अभी आपको ज्यादा डिटेल से जानना नहीं है, ओके ना। अवस्था के आधार पर जो पदार्थ होते हैं ना बॉस, वह तीन प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं ठोस, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सॉलिड। दूसरा जो होता है आपका द्रव होता है, जिसको कहा जाता है लिक्विड, ठीक है ना। और तीसरा जो होता है आपका गैस होता है, जिसको गैस के नाम से ही जाना जाता है। याद रखिएगा ये जो पदार्थ के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पदार्थ के प्रकार जो पढ़ रहे हैं वह केवल अवस्था के आधार पर पढ़ रहे हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे सवाल करे कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो वो तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका हो जाता है एलिमेंट, एक कंपाउंड, एक मिक्सचर, जिसको तत्व, यौगिक और मिश्रण के नाम से जानते हो। अगर आपसे पूछे ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटीज, है ना, प्रकाशिक क्रियाओं के आधार पर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और आपका ओपैक, जिसको पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो अलग अलग आधार पर पदार्थों के अलग अलग प्रकार होते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, अलग अलग आधार पर पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हमको जो पढ़ना है 12th केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है, ये याद रखेंगे, हमें जो स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, यानी अवस्था के आधार पर हमको पदार्थ के प्रकार के बारे में क्या करना है, जानना है, ओके। तो तीन प्रकार के होते हैं अवस्था के आधार पर, एक को कहा जाता है ठोस, एक को कहा जाता है द्रव और एक को कहा जाता है गैस। आपको हम बता देना चाहेंगे कि ये जो द्रव और गैस के बारे में आपको जो पढ़ना था, वो क्लास 11th में स्टडी करना था। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्लास 11th में ही हमें द्रव, पदार्थ की द्रव अवस्था और पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में, ये दोनों चीजें हमें क्लास 11th में पढ़नी थी। और जो क्लास 12th में हमको पढ़ना है वह पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ओके। तो अभी तक हमने क्या सीखा भाई, अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक मैंने बताया सिर्फ आपको भाई पदार्थ होता क्या है। पदार्थ जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे और जिसे अपनी ज्ञानेंद्रियों, दैट मीन सेंसिटिव ऑर्गन्स के द्वारा जिसको हम फील कर सके, महसूस कर सके, वह सारी चीजें क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव अवस्था के बारे में और गैस अवस्था के बारे में, इन दोनों के बारे में आपने क्लास 11th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, है ना। हमें जो यहाँ पढ़ना है वो पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। एनी प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें सारे बच्चे। ऑल क्लियर? कमेंट करो फास्ट।
सारा क्लियर है? सारा कुछ क्लियर है? ओके, कमेंट करेंगे फास्ट। सारा कुछ क्लियर है ना? चलो बहुत अच्छे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ना तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3। ओके, इसके बाद जो हमें पढ़ना है, पदार्थ की तीन अवस्था के बारे में हमने आपको बताया था, है ना, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे ये पदार्थ की ठोस अवस्था जो होती है वह कहाँ किसे जाता है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो पदार्थ की तीन अवस्था आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है ना। एक को, जैसा कि हमने बताया था आपको, एक को कहा जाता है सॉलिड, एक को कहा जाता है लिक्विड और एक को कहा जाता है गैस। देखोगे ये इनका जो अरेंजमेंट होता है ना, इनका जो अरेंजमेंट होता है बेसिकली आपको उस पर ध्यान रखना है कि सॉलिड में आप देखोगे ये जो कण होते हैं ना, ये एक दूसरे के बेहद करीब अरेंज होते हैं। ये देखोगे ये जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। और उनमें जो गैप्स है, उन गैप्स को कहा जाता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, है ना, अंतराणविक स्थान, वो काफी कम होता है। और जबकि यदि लिक्विड में आप देखोगे, यानी द्रव में आप देखोगे, ये तो मैंने बात की ठोस की, ठोस के कणों का अरेंजमेंट जो होता है इस प्रकार के होता है, इनके कण जो होते हैं ना वह काफी क्लोज होते हैं, ठीक है। द्रव के कणों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो द्रव के कण होते हैं ना वह थोड़े दूर दूर होते हैं। ये देखोगे थोड़ा सा उनमें डिस्टेंस होता है, थोड़ा सा उनमें डिस्टेंस होगा, थोड़ा सा वो दूर दूर होते हैं। और इन कणों के बीच में जो होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है, अंतराणविक स्थान जो होता है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। कण थोड़े दूर दूर पाए जाते हैं। किन में बात कर रहे हैं हम लोग? द्रव में। और गैस के बारे में भाई साहब पूछिए ही नहीं, इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना वो काफी ज्यादा होता है, अंतराणविक स्थान काफी ज्यादा होता है। दैट मीन जो गैस के कण होते हैं वो काफी दूर दूर क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं। एनी प्रॉब्लम? हमने बात किया यहाँ पे ठोस की जो संरचना होती है, ठोस के जो कण होते हैं, कणों का अरेंजमेंट जो होता है वह व्यवस्थित किस प्रकार से होते हैं। हमने यहाँ पर चर्चा किया ठोस के कण जो होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, जबकि द्रव के कणों में थोड़ी सी दूरियां पाई जाती है। और जो गैस के कण होते हैं ना उनमें काफी ज्यादा दूरियां क्या होती है? पाई जाती है ना। ओके, तो हमने दिखाया यहाँ पर कणों के अरेंजमेंट के बारे में हमने चर्चा किया कि ठोस, द्रव और गैस के कणों का अरेंजमेंट आखिर किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमने अभी चर्चा किया है। अब सबसे पहले जानेंगे कि ये जो ठोस होते हैं, ठोस जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्या? सॉलिड, ठीक है ना, सॉरी। ठोस जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। कि आखिर सॉलिड होता क्या है, ठोस होता क्या है। तो आप लोग इस चीज को जाने होंगे, पहले भी जान चुके होंगे कि ठोस वैसे पदार्थों को कहा जाता है, ठोस वैसे पदार्थों को कहा जाता है जिनके आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, है ना। यानी दो स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड। इनके वॉल्यूम जो होते हैं और इसके शेप होते हैं ना वह दोनों के दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। पदार्थ की उस अवस्था को ही ठोस कहा जाता है। ठोस के बारे में समझिएगा, इसके, याद रखिएगा, इसके आकृति माने इसका जो आकार है और इसका आयतन, है ना, ये दोनों का दोनों जो होता है वह निश्चित होता है। हमने बात किया कहाँ निश्चित होता है भाई साहब? ठोस में निश्चित होता है। आकृति आयतन दोनों निश्चित होता है, कहाँ होता है? ठोस में होता है। ओके, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इसको मैं यदि यहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं, कहीं भी रख दूं, या इसको 10 साल बाद में देखूं, तो आपको पता है ना, तो इसका शेप बढ़ेगा क्या? ऐसा है थोड़े कि भाई ये है अभी इतना लंबा है, कुछ दिन के बाद इतना लंबा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसका जो शेप है, ये लंबा है तो लंबा ही रहेगा, ये गोल नहीं बनेगा। इसके अलावा इसका जो वॉल्यूम है, जो इसका आकार है, जितना ये जगह छेक रहा है वो भी इसका फिक्स होगा। अभी देखो, 10 साल बाद देखो, 20 साल बाद देखो, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी अगर देखेगी तो यही देखेगी कि इसका आकृति जो पहले था अभी भी वही है। तो ठोसों में एक चीज देखने को मिल रहा है, ठोसों में क्या देखने को मिल रहा है कि इसकी आकृति और आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। मतलब ना तो इसका आकार बदलेगा ना तो इसका आयतन बदलेगा, जितना बड़ा है भाई साहब उतना ही रहेगा, ठीक है ना। ठोस के बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं द्रव के बारे में। द्रव जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लिक्विड। सवाल है द्रव क्या होता है? तो द्रव के बारे में आपको पता होगा, इस चीज को पढ़े होंगे
कि द्रव को जिस भी बर्तन में रखा जाता है वह उसी बर्तन का आकार ले लेता है। अगर आप पानी को ग्लास में रखोगे तो ग्लास का आकार ले लेगा, अगर थाली में डालोगे थाली का आकार ले लेगा, लोटे में डालोगे लोटे का आकार ले लेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि उसको जिस भी बर्तन में डाला जाएगा वह उसी बर्तन का आकार ले लेता है। हम यहाँ पर इस चीज को कह सकते हैं कि भाई साहब जो आकृति होता है द्रव का वह निश्चित नहीं होता है। आकृति निश्चित नहीं होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि द्रव को जिस भी बर्तन में हम रखेंगे ना उसी बर्तन का वो आकार क्या करता है, ले लेता है। आकृति के बाद चर्चा करेंगे इसके आयतन के बारे में। अगर मान लो लोटे में आपने डाला, उसमें मान लो 1 लीटर पानी है, तो थाली में भी तो भाई साहब 1 ही लीटर रहेगा ना। आकार भले बदल गया लेकिन उसका आयतन कभी बदलता नहीं है। अगर उसको आप कटोरे में भी डाल दोगे ना तो वह 1 ही लीटर का होगा। दैट मीन्स इसका जो आयतन होता है, इसका आयतन बदलता नहीं है। आयतन जो होता है इसका निश्चित होता है। किसकी बात हमने की है, द्रव की बात की है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, द्रवों की आकृति अनिश्चित होगी और द्रवों के आयतन क्या होंगे, निश्चित होंगे। ओके, देन हम बात करेंगे द्रव के बाद हम लोग बात करेंगे गैस की। ठीक है ना। सवाल है कि गैस का क्या है भाई साहब। तो गैस के बारे में हमने चर्चा किया है कि गैस को आप यदि छोड़ते हो, ठीक है ना, मान लो आपने एक बोतल में गैस को लिया और गैस को ऐसे ढक्कन खोल के छोड़ दिया। तो ढक्कन खोल के जब आप गैस को छोड़ोगे ना तो भाई साहब वो रुकेगा नहीं, वो इधर उधर क्या होगा, फैल जाएगा। क्यों फैलेगा, क्योंकि इसके कण जो होंगे ना वो काफी दूर दूर मौजूद रहता है। और कणों के दूर दूर रहने के कारण उनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है काफी वीक होता है और कमजोर होने के कारण वो कण चारों तरफ फैल जाते हैं। तो इसके आकृति और आयतन के बारे में यदि हम बात करें, आकृति और आयतन के बारे में बात करें, तो ना तो इसका आकृति निश्चित होगा और ना तो इसका आयतन निश्चित होगा, है ना। और जबकि ठोस के बारे में हमने क्या चर्चा किया है कि ठोसों के आकृति भी निश्चित होंगे और आयतन भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आई होप ये ठोस द्रव गैस के बारे में आपको समझ में आया होगा, है ना। देख लोगे, अगर सारे बच्चों का क्लियर है तो क्लियर बोलोगे, कमेंट में फास्ट लिखोगे, क्लियर है तो क्लियर लिखोगे। मैं पूछ रहा हूँ फिर से, ऑल क्लियर, क्लियर है तो क्लियर करोगे, कमेंट में फास्ट लिखोगे। चलो, ओके। तो हमने बात की है, हाँ जी, बहुत अच्छे, क्लियर है ना। ओह, चलिए, ओके, ओके, ओके। हाँ, तो चलिए इसके बारे में हमने बात की है, ठीक है ना। ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में हमने बात की है। और हमने यहाँ पे चर्चा भी किया था आपसे, ठीक है ना, कि ठोस द्रव गैस का जो ये होता है वह किस प्रकार का होता है। ठोस द्रव के बारे में हमने चर्चा किया था, आप देख सकते हो अगेन एक बार, कि ठोस के कण जो होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, पास पास होते हैं। बिल्कुल, ठोस के कण बिल्कुल क्या होंगे, पास पास होते हैं। द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। हमने बात किया यहाँ द्रव के बारे में भी। इसके अलावा जो गैस के कण होते हैं वो काफी दूर दूर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये सॉलिड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, लिक्विड के थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, और गैस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो काफी दूर दूर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा ठोस द्रव और गैस के बारे में, है ना। अब देखिए ये इन चीजों के बारे में तो आप पहले भी क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो, ठीक है ना। अब बोलोगे सर तो हमको स्पेशल क्या पढ़ना है, स्पेशल क्या पढ़ना है, ये तो हम पहले पढ़ चुके, पदार्थ के बारे में क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये भी हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव और गैस, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद फोर्थ अवस्था भी होती है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, फिफ्थ स्टेट भी होता है, इसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी बीईसी के नाम से जाना जाता है। इन चीजों को पहले भी हमने क्लास 9th में क्या किया है, स्टडी किया है। तो इसमें विशेष रूप से क्या है ना कि हमको जो चैप्टर जो स्टार्ट किया था हमने यहाँ पे, चैप्टर जो स्टार्ट किया था यहाँ पर हेडिंग जो दिया हुआ है आपको देख सकते हो, सॉलिड स्टेट के बारे में केवल हमको पढ़ना है। इस चीज को ध्यान में रखना, केवल और केवल हमको सॉलिड के बारे में पढ़ना है। लिक्विड और गैस के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर रखा है कि आपको क्लास 11th में क्या किया गया है, बताया जा चुका है, ठीक है ना। अभी जो हमको स्टडी करना है सिर्फ और सिर्फ ठोस के बारे में स्टडी करना है। बाकी की द्रव और गैस के बारे में ये दोनों आपका क्लास 11th की चीजें हैं जो कि क्लास 11th में ही आपको क्या करना है, पढ़ना है। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक ना। ओके, अब देखोगे हम लोग थोड़ा सा ठोस के बारे में जान लेते हैं।
ठोस क्या है? अभी हमने थोड़ा देर पहले चर्चा किया था कि ठोस वैसे पदार्थों को कहा जाता है जिनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दो स्टेट ऑफ मैटर है ना, इन विच शेप एंड वॉल्यूम आर डिफिनिट, है ना, दैट्स कॉल्ड सॉलिड। देखोगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं ठोस के बारे में। ठोस जिसे सॉलिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सवाल है, अब देखो बेसिकली जो होता है ना, आपका चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। बेसिकली जो स्टार्ट होगा आपका चैप्टर, जो ठोस द्रव गैस के बारे में वो सारे बेसिक नॉलेज थे। आपका जो मूल रूप से जो चैप्टर स्टार्ट होगा आपका यहीं से स्टार्ट होगा, ठोस से। सवाल है कि ठोस क्या होते हैं। ठोस का डेफिनेशन अगर तैयार करना हो तो आसानी से लिख सकते हो कि पदार्थ की वह अवस्था जिनके आकृति और आयतन, याद रखेंगे मैंने बात किया है आकृति और आयतन के बारे में। आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं बॉस। दोनों क्या होंगे? निश्चित होते हैं, ठीक है ना। वो जो होंगे ठोस कहलाते हैं। वो ठोस कहलाते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए ठोस क्या होता है तो आसान सा जवाब दोगे कि पदार्थ की वो अवस्था जिनके आकृति और जिनके आयतन दोनों के दोनों क्या होंगे? निश्चित होंगे। उसे ठोस के नाम से जाना जाता है, उसे सॉलिड के नाम से जाना जाता है। ओके ना? क्लियर है? अरे भैया क्लियर है तो लिखो हाँ सर क्लियर है। क्लियर है ना? चलिए ठीक है। अब इसमें जो सॉलिड के बारे में है, सॉलिड के बारे में आपको क्या जानना है? सॉलिड को दो भागों में क्लासिफाइड हमने किया है। हमने नहीं किया है, आपके बुक में जो होता है सॉलिड को जो होता है ना, बस दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक को हमने कहा है क्रिस्टलीय ठोस, ध्यान दीजिएगा। एक को हमने कहा है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस जिसको हम लोग रवेदार ठोस के नाम से भी जानते हैं। इसको रवेदार ठोस भी कहा जाता है, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड याद रखेंगे, है ना। ठोस को दो भाग में क्लासिफाइड हमने किया है। एक को हमने बोला है क्रिस्टलीय ठोस जिसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है, और एक को कहा गया है अक्रिस्टलीय ठोस। एक को कहा गया है अक्रिस्टलीय ठोस जिसको कहा जाता है बेरवेदार ठोस भी कहा जाता है। बेरवेदार ठोस के नाम से इसे जाना जाता है ना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। उसको या बेरवेदार कहिए तो उसको एमरफा सॉलिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे बात किया है, हमने यहाँ पे बात किया है कि ठोस जो होता है ना, वो क्लास आपके बुक में जो है ठोस को कुल दो भाग में क्लासिफाइड किए हैं। कितने भाग में? दो भाग में। एक को कहा गया है आपका कौन सा ठोस कहे हम लोग? क्रिस्टलाइन ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस या इसको रवेदार ठोस भी कहते हैं। दूजा जो होता है आपका कहलाता है अक्रिस्टलीय ठोस, यानी इसको बेरवेदार ठोस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब बोलोगे सर ये जो रवेदार ठोस होता है, ये जो बेरवेदार ठोस होता है, या जो क्रिस्टलीय होता है अक्रिस्टलीय होता है, वो कैसा होता है? तो कैसा होता है हम आपको दिखाते हैं, देखिए कैसा होता है। वो ऐसा होता है, ठीक है ना। ध्यान देखिएगा, दीजिएगा यहाँ पे, देखोगे यहाँ पे अगर इसको आप गौर से देखोगे, आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए, अगर इसको आप गौर से देखोगे तो यहाँ एक तरफ जो है आपका, ठीक है ना, ये आपका जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एक तरफ आपका जो है आपका ये जो है ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस इसको कहेंगे। येलो ले लेता हूँ, दिख नहीं रहा है ना, रेडी लूंगा। ये जो होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस है, ध्यान देना, क्रिस्टलीय ठोस। इसमें आप गौर करोगे ना, अरेंजमेंट इसका फिक्स है। इसका जो अरेंजमेंट है, कणों का जो अरेंजमेंट है वो फिक्स है। देखोगे जैसा अरेंजमेंट आपका इसमें है वैसा सेम बगल में, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि एक दूसरे की पुनरावृत्ति कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसमें रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। जैसा ये है वैसा ये है, वैसा ये है वैसा ये है। और जो व्यवस्था है कणों की ना, जो अरेंजमेंट है वो भी इसमें फिक्स देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? जो क्रिस्टलीय ठोस हो रहा है, बात कर रहे हैं कौन से ठोस के बारे में बात कर रहे हैं? जो क्रिस्टलीय ठोस है इसमें कणों की जो व्यवस्था है वह फिक्स है। जैसा अरेंजमेंट इसमें वैसा अरेंजमेंट इसमें, वैसा अरेंजमेंट इसमें, वैसा ही अरेंजमेंट इसमें, वैसा अरेंजमेंट इसमें, वैसा अरेंजमेंट इसमें, ठीक है ना। कणों का जो अरेंजमेंट है वो आपका इसमें फिक्स होता है।
कौन से ठोस की हमने बात की है? क्रिस्टलीय ठोस की। इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप है, जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, वो बिल्कुल फिक्स होता है। हमने बात की है कौन से ठोस की? क्रिस्टलीय ठोस की। उसके बाद बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड, जिसको अक्रिस्टलीय ठोस या बेदावेदार ठोस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इसको इसको जो है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस या इसको बेरवेदार ठोस के नाम से भी जानते हैं, और क्रिस्टलीय नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। आप देखोगे यहाँ पे इनमें जो कणों की व्यवस्था है ना बॉस, वह निश्चित नहीं है। अब गौर करो ना, ये कण अलग तरह से, भैया ये अलग इकर बारे में तो पता नहीं चल रहा है कैसा है ना। तो अलग अलग तरह से कणों का अरेंजमेंट होता है, उसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो ज्यामितिक संरचना होती है ना, वह फिक्स नहीं होती है। किसमें? अक्रिस्टलीय ठोस में। हमने बात किया क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, उनकी ज्यामितिक संरचना जो होती है निश्चित होती है। आप देख पाओगे इनका ज्योमेट्रिकल, इसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वह निश्चित है, और जबकि इसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वह आपका जैसे तैसे, मतलब जैसे तैसे करके ना बेतरतीब ढंग से जोड़ दिया गया है, जैसे तैसे जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस, और ये होता है अक्रिस्टलीय ठोस। मान लो कोई राजमिस्त्री है, घर बना रहे हैं, अगर बढ़िया से बना रहे, आप देखो राजमिस्त्री जब बनाएंगे ना, तो ऐसा बनाएंगे, ऐसा देखो ऐसा बनाएंगे, तो इस प्रकार से एक ईंट, दूसरा, तीसरा ईंट, चौथा ईंट, पांचवा ईंट, छठा ईंट, सातवां ईंट, आठवां ईंट, इस प्रकार से वो ईंटों को अरेंज करते हैं। और जब तुम खुद से बनाओगे ना, तो ऐसा बनेगा आपसे, देखो ऐसा ऐसा। कभी ट्राई किए हो? कभी घर में काम चल रहा है ना, और लगा कि नहीं देखते हैं 600 रुपये बचा लेते हैं, अब तो पता नहीं 600 700 कितना है। सर बारिश हो रहा है। अरे बाबू बारिश हो रहा है तो हम थोड़े बोल रहे हैं आपको क्लास आने के लिए। अजब गजब बच्चा है यार, इसी करा के हो ना, है ना। अब भाई बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो मैं आपको क्लासरूम थोड़े बुला रहा हूँ, ये तो ऑनलाइन है, घर में रह के पढ़ सकते हो। हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है नेटवर्क का, मान सकते हैं। चलो देखो यहाँ पे, तो आप कभी कभी ट्राई करोगे ना। अच्छा कितने बच्चे इसमें से ट्राई किए हो, ऐसा वाला बना है उनसे, ईंट को जोड़ने का प्रयास किए हो? कमेंट करोगे फास्ट, कितने बच्चों ने कोशिश किया, ईमानदारी से बताना, कमेंट फास्ट करो। कितने बच्चों ने ट्राई किया खुद से ईंट जोड़ने का, अगर आपके घर में काम चल रहा हो तो? कमेंट करोगे फास्ट? कोई नहीं है? वाह। बताइए इंडिया कैसे बढ़ेगा? कोई नहीं कोशिश किए हो? अच्छा, हम, पिंटू किया है। चलो अच्छी बात है, कोशिश किए हो। पिंटू कुमार कह रहे कि सर हम किए हैं, है ना। और कोई बच्चा किया है कोशिश वो जोड़ने का ईंट? अच्छा ऐसा वाला जुड़ा है कि आपसे ऐसा वाला जुड़ा है, बताओ तो। दोनों में किस तरह का जोड़े हो आप? अरे वाह, जोड़े हो, चलो अच्छी बात है। चलो कोई नहीं। तो हम बात कर रहे हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस जो होता है ना बाबू रे, इसमें जो कण होते हैं ना, वह एक निश्चित ढंग से जुड़े होते हैं, मतलब एक आकर्षक ढंग से, और इनका अरेंजमेंट फिक्स होता है। और इसमें जो अक्रिस्टलीय ठोस में होता है ना, वो बेतरतीब ढंग से जुड़ा होता है, जैसे तैसे करके जोड़ दिया। ऐसा मतलब तुम खुद से बना रहे हो घर, तो अपना अरेंजमेंट इस प्रकार से करके आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात किया हमने, एक क्रिस्टलीय ठोस का अरेंजमेंट है और अक्रिस्टलीय ठोस का अरेंजमेंट है। तो डेफिनेशन भी हम लोग इसी तरह से तैयार करते हैं बॉस। इसका जो परिभाषा है ना, वो भी एक एक रहे तरह तैयार करते हैं हम लोग। बोलते हैं ना, देखिए यहाँ सुन, कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, वैसे ठोस को कहा जाता है जिनकी ज्यामितिक संरचना निश्चित होती है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है फिक्स होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस को कहा जाता है जिसकी ज्यामितिक संरचना निश्चित नहीं होती है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसका फिक्स होता नहीं है। डेफिनेशन भी हम लोग तैयार करते हैं यहाँ पे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा। हमने यहाँ पर बात किया था ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे को कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब सवाल है कि इसको परिभाषित कैसे करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट इसको ले लो, है ना। 1, 2, 2.25, ढाई, है ना, 3। चलिए हटाते हैं। उसके बाद जो होता है, अब सवाल है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज को ध्यान दोगे आप लोग, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो होता है, दो कॉलम बनाते हैं, है ना, और देखते हैं
कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में आखिर क्या डिफरेंसेस आते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की। तो एक कॉलम में हम लिख लेते हैं आपका क्रिस्टलीय ठोस। ये 2 नंबर का सवाल एग्जाम में आता है, इस चीज को ध्यान में रखोगे। अंग्रेजी तो लिख ही चुके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। और एक जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब बोलोगे सर 2 नंबर का सवाल है तो हमको 2 लाइन लिखना है कि 3 लाइन लिखना है। भैया जितना आता है ना आपको हम ईमानदारी से बताते हैं, देखो झूठ उठ बोलते हैं नहीं। जितना आता है ना आपको, अगर 4 डिफरेंस आता है, 5 डिफरेंस आता है, 6 डिफरेंस आता है, उसको आप लिख डालिए। पैसा थोड़े लग रहा है। अरे पैसा जो फॉर्म तुम भरने में दिए हो ना, वो है उसी का कॉपी आपको मिलता है। तो क्या कीजिएगा, बचा के घर लाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एग्जाम में आ गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में अंतर लिखना है, तो क्या करोगे, ये नहीं देखोगे कि 2 नंबर यह क्वेश्चन है तो 2 गो अंतर देके बैठ जाएंगे। भैया दो थोड़ा आता है तो लिख डालो ना, क्या दिक्कत है। अरे 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, हमको पता है आप लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस की। हमने आपको बताया, अभी जस्ट चर्चा किया है कि क्रिस्टलीय ठोस आखिर कहा किसे जाता है। हमने क्या बोला आपको, चैटेड, ध्यान दोगे। चलिए बहुत बच्चे जुड़े हुए। हमने आपको क्या बोला क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, कि वैसा ठोस जिसकी ज्यामितिक संरचना निश्चित होती है। ज्यामितिक संरचना निश्चित होती है। अभी जस्ट आपने देखा है, तो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानेंगे। सिंपल सा डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। वैसा ठोस है ना, जिनकी ज्यामितिक संरचना, बात करते हैं कौन सी संरचना के बारे में बात करते हैं, ज्यामितिक संरचना, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, निश्चित होती है, निश्चित होती है ना। वह क्या कहलाता है बाबू, वह क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। आराम से समझना, चिल माइंड में, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अभी तो बारिश वारिश हो रहा होगा, घर में पकौड़े वगैरह भी छन रहे होंगे, चाय वगैरह भी मिल रहा होगा आप लोग को। क्या आनंद है, घर में बैठ के आराम से पढ़ रहे हो, है ना, यही खोजते हो ना आप लोग। क्या बात है, देखिए यहाँ। हाँ, उसके बाद बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की। अक्रिस्टलीय ठोस आखिर कहा किसे जाता है, तो अभी जस्ट बताया अक्रिस्टलीय ठोस में आप राजमिस्त्री हो और आप ईंट जोड़ रहे हो, भाई बढ़िया से तो नहीं जोड़ पाओगे, ये तो फिक्स है। तो इसमें क्या होता है कि ज्यामितिक संरचना जो होती है वह निश्चित नहीं होती है। जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है वह निश्चित नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। हम लोग लिखते भी वही है कि वैसा ठोस जिनकी ज्यामितिक संरचना, जिनकी ज्यामितिक संरचना निश्चित होती है कि नहीं होती है, तो आराम से लिखेंगे ज्यामितिक संरचना निश्चित नहीं होती है ना, निश्चित नहीं होती है। क्या कहलाता है भाई, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। देख भाई राइटिंग पे मत जाना, ठीक है ना, कॉपी पे या बोर्ड पे दोनों में अंतर हो जाता है लिखना, यार बड़ा डिफिकल्ट लिखना, स्लाइड करता है ना। चलो ठीक है, पहला डिफरेंस आपका हो गया। एक का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर निश्चित होता है, ज्यामितिक संरचना निश्चित होता है, और वहीं दूसरे का जो ज्यामितिक संरचना होता है वह निश्चित नहीं होता है। ये फर्स्ट डिफरेंस आपको बताया है। दूसरा समझिएगा, दूसरा आप समझने से पहले पहले देख लो, इसको ध्यान देना मेरी बात को, है ना। ये क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको देखिएगा। ये अगर गौर करोगे, आप ही लोग बताइएगा, हम तो उतना जानते बुझते हैं ही नहीं। देखियो गजनी मूवी देखो, थोड़ा थोड़ा देर में भूल जाते हैं, हम भी वही है, भूल जाते हैं। देखो यहाँ पे इसके बारे में हमको बताओ, ई नंबर 1 है। ई जो है, ई जे छे ने नंबर 1 छे, ई नंबर 2 छे, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताओ, नंबर 1 के बारे में बताओ, ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, क्रिस्टलीय वाला दिख रहा है कि अक्रिस्टलीय वाला दिख रहा है, बताओ हमको फटाफट। कमेंट करोगे फास्ट। ई जे है, माने ई जे छे क्रिस्टलीय छे कि अक्रिस्टलीय छे, है ना, आपको बताना है, फटाफट कमेंट करोगे। कि क्रिस्टलीय छे अक्रिस्टलीय छे, कमेंट फास्ट। ये जो अरेंजमेंट है वो कैसा अरेंजमेंट, क्रिस्टलीय का है कि अक्रिस्टलीय का है, एक वाला, कमेंट करोगे। आई एम वेटिंग, कमेंट फास्ट। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा है
मिस्टर समथिंग समथिंग क्रिस्टलिए, चलिए ठीक है, जैसे भी लिखे हैं क्रिस्टलिए, ऑल गेमिंग क्रिस्टलिए, बहुत अच्छे। अच्छा, इसका मतलब है कि आप क्लास कर रहे हो, है ना? चलो बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे, क्रिस्टलिए क्रिस्टलिए क्रिस्टलिए, बहुत अच्छे, क्रिस्टलिए ठोस है। तो इसमें अगर गौर करेंगे हम, इसमें अगर गौर करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? कि इसमें जो क्रिस्टलीय ठोस है, आप Na से देखो, आपको चाहे Na से देखो, चाहे Na से देखो, चाहे इधर से देखो, आपको अरेंजमेंट अलग अलग दिखेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। इसमें बोलते हैं, ये जो होता है, पहले मैं बता देता हूँ, ये असमदैशिक प्रवृत्ति का होता है। ध्यान से मेरी बात सुनोगे। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, असमदैशिक प्रवृत्ति का होता है। असमदैशिक कहने का मतलब हो गया एन एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक, ये याद रखना। असमदैशिक कहने का मतलब हो गया एन आइसोट्रॉपिक। अब बोलोगे सर, ये जो असमदैशिक है, हाँ एक नंबर क्रिस्टल, ये कौशलेंद्र, थैंक यू थैंक यू। देखो यहाँ पे असमदैशिक का मतलब क्या होगा, ये समझोगे। यहाँ पे हम जो है ना, ये जो आंख बना देते हैं अपना, ठीक है ना, अहेबे एने से देख रहे हैं, नीचुआ से ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझना। तो एने से देख रहे हैं कि ललका कण ललका कण ललका कण ललका कण दिखाई पड़ रहा है, हमको चारों तरफ लाल दिख रहा है। लाल के अलावा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है। अब क्या करते हैं ना, हम एजा चलाते हैं, ये वाला जो आंख है ना अपना, हम यहाँ ले आते हैं। यहाँ पर देखोगे, यहाँ से देखेंगे तो ग्रीन 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 ब्लू, वही है ना, ग्रीन 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 दिख रहा है। यहाँ से अलग अलग दिशा से देख रहे हैं। अगर हम अपना आंख एने लेके चलाते, इधर देखोगे, इधर, तो ये रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन दिख रहा है हमको। तो आप ये बता दो हमको कि अलग अलग दिशा से जब हम देख रहे हैं तो अलग अलग प्रकार के कण हमको दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो सबको समझ में आ रहा है। अलग अलग दिशा से देखने पर अलग अलग कण मिलते हैं, तो इसके कुछ जो भौतिक गुण होते हैं, याद रखिएगा, इनके जो क्रिस्टलीय ठोस के जो भौतिक गुण होते हैं, जैसे में अपवर्तनांक है ना, उष्मीय गुण है, उष्मीयता है, ये सब जो भौतिक गुण होते हैं ना, अलग अलग दिशा से देखने पर हमको अलग अलग मिलता है। अलग अलग दिशा से देखने पर अलग अलग मिलता है, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो हम समझाए थे। देखो यहाँ पे कि इधर से देख रहे हैं तो सिर्फ रेड वाला मिल रहा है, तो इधर से यदि हम काउंट देखेंगे, इधर से यदि हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इधर से अपवर्तनांक अलग मिलेगा, इधर से अपवर्तनांक निकालेंगे अलग मिलेगा, इधर से अपवर्तनांक निकालेंगे अलग मिलेगा। यानी अलग अलग दिशाओं से देखने पर क्रिस्टलीय ठोस में भौतिक गुण हमारा अलग अलग हो रहा है। ठीक है, इसमें आ जाओ, अक्रिस्टलीय वाले में आ जाओ। अक्रिस्टलीय वाले में आप इधर से देखिए, 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 सब तरफ से थोड़ा भीड़े नजर आएगा। इधर से पता चल रहा है, इधर से भी भीड़, इधर से भी भीड़। इधर दुर्गा जी का मेला देखे हैं, चारों कोनमा में कन्हू जाके खड़ा हो जा, भीड़ भीड़ नजर आएगा। ठीक है ना? तो वो जो भीड़ दिख रहा है, सब तरफ से हमारा एक समान गुण दिखेगा। मतलब अगर हम इधर से अपवर्तनांक निकालेंगे तो सेम आएगा, इधर से अपवर्तनांक निकालेंगे तो सेम आएगा, इधर से निकालेंगे तो सेम आएगा, इधर से निकालेंगे तो सेम आएगा। किसी भी दिशा से आप देख लीजिए, आप अपवर्तनांक यदि निकालते हैं तो सारे दिशाओं से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? समान होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो होता है समदैशिक प्रवृत्ति का होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। याद रखिएगा, ये समदैशिक प्रवृत्ति का होता है। दोनों में अंतर अगर आपको पूछे, असमदैशिक कहने का मतलब हो गया कि अलग अलग दिशाओं से देखने पर इसके भौतिक गुण अलग अलग हो जाते हैं। इधर से खाली रेड दिखेगा तो अपवर्तनांक अलग हो जाएगा, इधर से रेड ग्रीन दिख रहा है अपवर्तनांक अलग हो जाएगा, इधर से दिख रहा है अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से अलग अलग दिशाओं से देखने पर इसके। अच्छा, प्रभाकर सर का कमेंट है, जय हो, है ना? चलिए, जय हो आपको भी सर। वेट कर रहे हैं कि आपका भी क्लास लाइव आए जल्दी, है ना? चलो देखते हैं। इधर से भी देखने पर हमको क्या हो रहा है? केवल और केवल भीड़ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना? तो सब तरफ से हमारा भीड़ दिख रहा है, तो अलग अलग दिशा से जब देखेंगे ना, तो इसके अपवर्तनांक हमारा क्या होगा? सब दिशा से बराबर दिखेगा। एनही से देख लो, एनही से देख लो, ओनही से देख लो, ओनही से देख लो, कन्हू से देख लो,
अपवर्तनांक सब दिशा से बराबर होगा, काहे कि सब तरफ से तो भीड़े ना दिख रहा है। एकरा में सब तरफ जने जने अलग अलग तरह से देखेंगे ना, तो कण हमारा अलग अलग तरह का दिखाई पड़ता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, आई होप ये क्लियर होगा। तो ये जो असमदैशिक प्रवृत्ति का मतलब हो गया भिन्न भिन्न, सुनोगे गौर से, असमदैशिक, असमदैशिकता क्या है, इसका मतलब क्या हो गया कि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर इसके कुछ भौतिक गुण जैसे उष्मीयता, अपवर्तनांक है ना, वैद्युत चालकता आदि में अंतर देखने को मिलता है। और जबकि जो समदैशिक प्रवृत्ति के हैं, आप किधर से भी देख लो, इनके भौतिक गुणों में किसी तरह का अंतर, इधर से भी अपवर्तनांक वही आएगा, इधर से भी वही आएगा, क्योंकि सब तरफ से आपका भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़ दिखेगा। क्लियर है ना? तो जो तीसरा अंतर होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो तीसरा अंतर होगा, ठीक है ना, तीसरा, सॉरी दूसरा, तीसरा ज्यादा बढ़ गया ना, एक स्टेप आगे बढ़ गए, यह जो होता है असमदैशिक प्रवृत्ति का होता है। असमदैशिक कहने का मतलब है असमदैशिक, ये असमदैशिक प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, असमदैशिक प्रवृत्ति का होता है, माने अलग अलग दिशा से देखने पर इसके कुछ भौतिक गुणों में, भौतिक गुण सारे दिशाओं से अलग अलग होते हैं। ये जो होता है ना, ये भीड़ भड़क्का है, किधरों से देखोगे भीड़े नजर आएगा। तो यह जो होता है समदैशिक प्रवृत्ति का होता है, याद रखिएगा। समदैशिक, ये जो होता है ना, बड़ी दिक्कत होता है एकरा लिखे में। समदैशिक प्रवृत्ति का होता है, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें समदैशिकता पाई जाती है ना, और इसमें असमदैशिकता पाई जाती है। इट इज एनआइसोट्रॉपिक एंड इट इज आइसोट्रॉपिक, ठीक है ना। तीसरा अंतर, आप लोग सेब वगैरह खाते होंगे, फ्रूट्स वगैरह, अमीर आदमी हो खाते होंगे, हम तो देखते हैं जाके, हमारा खाने का मन करता है ना, तो जाके बाजार में 5-10 मिनट घूम लेते हैं, सेब का दुकान पे मन भर जाता है, ठीक है ना। आप लोग समझोगे इसको अब, ठीक है ना, क्योंकि अब क्या करें, बड़ा महंगा चल रहा है। देखो यहाँ पे, अगर आप गौर करोगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, ये देखिएगा, गौर कीजिएगा थोड़ा, यहाँ पर दो तरह के पदार्थ आप देख रहे हो, अगर गौर करोगे यहाँ दो तरह के पदार्थ आपको दिख रहे होंगे। एक दिख रहा है, ये देखिए चाकू है, आई पदार्थ है, इसको काटा गया है ना, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ठीक है ना। दोनों सतह बिल्कुल चिकना कटा है, काटने पर जो है दोनों सतह, ये जो पदार्थ था ना, इसको इस ठोस को काटा गया, ये जो है ना, काटने वाला होता है ना, इसे काटा गया, और काटने के बाद इसकी जो सतह है ना, इसकी सतह बिल्कुल समतल है। समतल कहने का मतलब है स्मूथ और चिकना। इसको देखोगे, ई छुरिया से जे है ना, यह वाला है, अलग ना है, इसको भी काटा गया तो देखो कि ई जे कटले ने, इका जो सतह है ये खुरदुरा है। आप गौर करोगे, इसकी सतह जो है चिकनी है, इसकी सतह चिकनी है, इसकी सतह कैसी है, खुरदुरी है। तो जिसकी सतह चिकनी हो, जब किसी भी ठोस को काटने पर उसकी सतह चिकनी हो, ठीक है ना, तो चिकनी होने के कारण जो होता है, ये कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस। इस गुण को कहा जाता है विदलन गुण, याद रखिएगा, इस गुण को कहा जाता है विदलन गुण। विदलन गुण आपसे पूछेगा, क्लीवेज कैरेक्टर कहा जाता है इसको अंग्रेजी में, ठीक है ना। हद हो गया यार। हाँ, विदलन गुण। तो विदलन गुण यानी क्लीवेज कैरेक्टर क्या होता है कि जब हम इसको काटेंगे ना बीच से, तो दोनों के दोनों सतह जो होता है बिल्कुल चिकना रहे, बिल्कुल चिकना स्मूथ तरह का। स्मूथ जब रहेगा ना, तो समझ लेना इसमें विदलन गुण है, और जिसमें विदलन गुण रहेगा वो क्रिस्टल ये ठोस हो गया। इकरा काटे देखो वही छुरिया से, तो अंतर दोनों में का है कि इकर जो सतहवा है ना, इजरी को खुरदुरा टाइप का कट गया, बढ़िया से नहीं कटा, और बढ़िया से नहीं कटा, खुरदुरा कट गया है, इसका मतलब ही हो गया कि अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। विदलन गुण माने कि जब किसी ठोस को काटेंगे, तो काटने के बाद उसकी सतह चिकनी और सपाट हो, और जब किसी ठोस को काटने पर उसकी सतह चिकनी और सपाट होती है, तो इस गुण को क्लीवेज कैरेक्टर अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उसको विदलन गुण के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, ये चिकना कटता है, ठीक है ना, जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है ये खुरदुरा कटता है। याद रखिएगा, इसका मतलब है कि विदलन गुण प्रदर्शित करेगा, आई भाई साहब विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। हमको लग रहा है कि समझ में आ गया, विक्रम तो ज्यादा नहीं, एगो चिकना कट रहा है, एगो खुरदुरा कट रहा है, ठीक है ना। तो तीसरा डिफरेंस जो होगा क्या हो जाएगा भाई, कि यह विदलन गुण, याद रखिएगा,
विदलन गुण यानी क्लीवेज कैरेक्टर प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। और ये जो होता है भाई साहब, यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा। तो आसान सा जवाब देंगे कि यह विदलन गुण प्रदर्शित नक को करता है, नक को प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि इसकी सतह को काटेंगे ना तो यह सतह जो होता है वह खुरदुरा टाइप का हो जाता है। आई होप ये अंतर समझ में आया होगा कि एक विदलन गुण प्रदर्शित करेगा और एक विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। विदलन गुण कौन प्रदर्शित करेगा? तो क्रिस्टलीय ठोस करेगा। ओके, एक कदम और आगे बढ़ते हैं, एक कदम और, एक कदम और, है ना, देखोगे उसके बाद। अच्छा, आप देखोगे यहाँ पे केने भाग गया है, बड़ा एने ओने चल जाता है ना, हाई कि ना है, ना है, चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, एक होता है दीर्घ परासी, एक होता है लघु परासी व्यवस्था। दीर्घ परासी का मतलब क्या होता है आप समझोगे उसको, नहीं आया, आएगा ना तो हम दिखा देंगे। दीर्घ परासी का मतलब हो गया, अब दिखाइए देते हैं ना, हमारा पास कुछ नहीं है ना तो सबसे बड़ा चीज है, आपको पता है मेरे पास गूगल है, ठीक है ना। मैं दिखाता हूँ आपको, बढ़िया से समझ पाओगे इसको। आ, देखोगे, आप गौर करोगे यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे, पत्थर वाला नहीं है ना। आपको कौन सी दिखा दे, ना दिख रहा है, आएगा कभी बढ़िया से दिखाएंगे, अगले क्लास में हम बना के लाएंगे उसको, ठीक है ना। अभी आपको हम ऐसे समझा देते हैं, समझ लीजिए, ऐसे ही समझ लीजिए ना, कोई बड़ा चीज नहीं है। ईंट जब लगाते हैं तो ईंट लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं आपको पता है ना, एक ईंट के बगल में दूसरा ईंट के बगल में तीसरा ईंट के बगल में चौथा ईंट, इस प्रकार से राजमिस्त्री को आप इस प्रकार से ईंट लगाते हुए देखे होंगे, सारे बच्चे देखे होंगे। उतना बढ़िया डायग्राम नहीं बनता है, बस समझ जाइएगा, गरीब आदमी है किसी तरह से बना रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो राजमिस्त्री को जब आप लगाओगे ना तो इसी प्रकार से ये अरेंज करता है, ये देखिएगा इसी प्रकार से अरेंज करेगा, एक ईंटवा के बगल में दूसरा, दूसरा के बगल में तीसरा। तो इस व्यवस्था के तहत वो क्या करेगा ना, लंबा से लंबा दीवार बना देता है। अगर मान लो वो ऐसे लगाता दीवार, देखो ऐसे, ऐसे लगाता, ऐसे दीवार लगता, मान लो ऐसे लगता दीवार, ये लंबा बन पाता? ये बीचे में जाके जो होता है ना धड़ाम गिर जाता, सब मेहनत बेकार हो जाता। तो ये जो बढ़िया से जब हम अरेंज करते हैं ना कोई चीज को, बढ़िया से कोई चीज को अरेंज करते हैं तो काफी लंबी दूरी तक जाता है। और जैसे तैसे लगाएंगे वो ज्यादा दूर नहीं जाता है। तो इसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। के बारे में आपको पता है ना कि इसके कणों का अरेंजमेंट निश्चित होता है, व्यवस्था निश्चित होता है। तो हम कहेंगे कि इसमें जो होती है दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कणों को जब नियमित ढंग से लगाया जाता है ना तो लॉन्ग चेन का निर्माण कर सकता है, लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करके, है ना, एक बृहत आकार का अणु बना सकता है, एक बड़े आकार का अणु बना सकता है। तो हम कह सकते हैं, याद रखिएगा, हम कह सकते हैं कि इसमें जो होती है दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। याद रखिएगा, इसमें जो होता है दीर्घ परासी व्यवस्था प्रदर्शित करता है। दीर्घ परासी व्यवस्था, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट उसको कहा जाता है, दीर्घ परासी व्यवस्था प्रदर्शित करता है। क्यों करता है भाई, क्यों करता है? तो क्यों का जवाब सिंपल है, क्यों का जवाब ये है कि इसके कण जो होते हैं ना नियमित ढंग से व्यवस्थित होते हैं। और यह जो होता है ये भैया लघु परासी में रहता है, लघु परासी व्यवस्था प्रदर्शित करता है। जी जी, ये लघु परासी व्यवस्था प्रदर्शित करता है, और ये जो होता है ना भाई साहब, ये दीर्घ परासी व्यवस्था प्रदर्शित करता है। समझ में आया? आज थोड़ा सा टाइम भी हो गया है। एक बात मैं सारे बच्चों को बता देना चाहूंगा कि कल से जो क्लास मेरा स्टार्ट होगा वह ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा सारे बच्चे, और इसका लिखना स्क्रीनशॉट ले लेना। सारे बच्चे ध्यान दोगे कि 8 से जो होता है, सॉरी, 8 पीएम से, ओके, 8:40 पीएम तक जो होता है हमारा जो है केमिस्ट्री का बैच चलेगा, ध्यान में रखिएगा। और 8:40 पीएम से 8:45, मान लो 8:45 पीएम से 9:20 तक जो होता है आपका फिजिक्स का बैच चलेगा, क्लास 12th का।
ट्वेल्थ केमिस्ट्री, ट्वेल्थ फिजिक्स, ये भी पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ये भी पहला चैप्टर से ही स्टार्ट किए हैं। आज तो खाली केमिस्ट्री पढ़ा के रह रहे हैं, ठीक है ना। डाटा वाटा खत्म हो गया होगा आपके फोन में, फेसबुक चलाए होंगे, व्हाट्सएप चलाए होंगे, इंस्टा चलाए होंगे, रील्स बनाए होंगे, इस सब में आपका डाटा खर्चा हो गया होगा। कल से थोड़ा बचा के रखिएगा, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे 8 से 8:40 पीएम में जो होता है आपका ट्वेल्थ का फिजिक्स, एक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और 8:45 से 9:20 में आपका ट्वेल्थ का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। कल से आप कंटिन्यू जुड़िएगा। लगातार हम लोग क्लास आपका सप्ताह में 5 दिन ही चलेगा, 5 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। सैटरडे को जो होता है हमारा टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है ना। सैटरडे को ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। 50-100 क्वेश्चन का एक सीरीज चलाएंगे पर डे, जितना पढ़े हो 5 दिन में उसका टेस्ट रहेगा छठा दिन। और संडे को जो है ना फंडे मनाओ, कोई क्लास नहीं, आराम से संडे को 10 बजे सो के उठो, है ना, कहीं घूमो फिरो, रिलैक्स हो लो। 6 दिन का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को खुद से रिलीज करने का प्रयास करो। एक दिन कम से कम जी लो अपनी जिंदगी। कहने का मतलब है कि संडे को आप लोग का क्या रहेगा, गैप रहेगा। सप्ताह में 6 दिन का क्लास रहेगा, 5 दिन आपका कंटिन्यू रहेगा क्लास, और छठे दिन सैटरडे को टेस्ट रहेगा, और बाकी संडे को जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है ना। तो कल से हम लोग जुड़ेंगे, वही टाइम रहेगा 8 बजे, और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन के बीच के डिफरेंसेस को हम कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, है ना। तो कैसा लगा आप लोग को क्लास, कमेंट कीजिएगा, और इसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो तो बेहिचक लिखिएगा, सर इस तरह से और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सारे बच्चों को गुड नाइट, बढ़िया से सोइए, है ना। बारिश का मौसम है, आराम से सोइए आप लोग। बाकी मिलते हैं हम कल कितने बजे, 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू। फालतू फालतू बोलो न जी। हमारे तो चल लो, एक बार चिप नहीं किया है। मेरा एक बार बच्चा भी बोल रहा है क्लास ठीक चल रहा है, चिप नहीं किया एक बार, हाँ चिप नहीं किया है। रुकता था ना उसमें कभी कभी, चिप एको बार नहीं किया। सर 10 बार